हेलो एवरीवन। तो फूरियर सीरीज में और एक टॉपिक बचा है जो डिस्कस करेंगे, और एक पार्ट दैट इज पर्सिवल्स फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज पर्सिवल्स फॉर्मूला? हम यहाँ पे दोनों फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर रियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एज वेल एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, और देखेंगे पर्सिवल्स फॉर्मूला से बेसिकली हम कैलकुलेट क्या करते हैं। ओके, तो पहले रियल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। Suppose f of x is a periodic function of x which repeats itself outside the interval a to b. तो f of x जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है which repeats itself outside the interval a to b. तो a to b इंटरवल में the real form of Fourier series expansion will be this. This is the real form of Fourier series expansion in the interval a to b. A naught, a n, b n are the Fourier coefficients. Okay. Now पर्सिवल्स फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है? सपोज दिस इज इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इंटीग्रेशन। तो क्या किया गया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ एफ ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेटिंग इन द इंटरवल ए टू बी। तो एफ ऑफ एक्स से दोनों तरफ हमने पहले मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर दैट ए टू बी इंटरवल में इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू बी। राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट टर्म इज दिस, ए नॉट बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ही रखते हैं। सेकेंड टर्म में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा और थर्ड टर्म में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। जस्ट टर्म बाई टर्म एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया गया है, जो इक्वेशन वन है, इसके साथ टर्म बाई टर्म एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया गया और ए टू बी इंटरवल में इंटीग्रेशन किया गया जस्ट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट आ जाएंगे। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए, जो ये इंटीग्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके पहले हमने डिस्कस किया है ये इंटीग्रेशन कहां पे आप लोगों ने यूज किया था, किसके फॉर्मूले में था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये किसके फॉर्मूले में प्रेजेंट था? ए नॉट। ए नॉट के फॉर्मूले में ये इंटीग्रेशन प्रेजेंट था। चेक कीजिए, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट बी माइनस ए अपॉन टू इंटू ए नॉट। ए नॉट के फॉर्मूले में ऐसा इंटीग्रेशन आया था। तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए बाई टू। जो टू अपॉन बी माइनस ए है उसको साइड चेंज किया तो यह आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है? ये किसके फॉर्मूले में था? ए एन के फॉर्मूले में था। चेक कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन टू इंटू ए एन। सेकेंड पार्ट में जो इंटीग्रेशन आया है वो ए एन के फॉर्मूले में था और ये आएगा। एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट में ये जो इंटीग्रेशन है ये बी एन के फॉर्मूले में होता है। बी एन का जो फॉर्मूला है उसमें यही इंटीग्रेशन आता है। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए अपॉन टू इंटू बी एन। इसका मतलब है हमने यहां पे क्या किया था, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये राइट हैंड साइड में जो टर्म है, देखिए राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन वाले टर्म है इसको हम ए नॉट ए एन बी एन के टर्म्स में लिख सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो ए नॉट से रिलेटेड है, जो दूसरा पार्ट है वो ए एन से रिलेटेड है, और जो तीसरा पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? बी एन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट यही जो एक्सप्रेशंस है ये रिप्लेस किए जाएंगे। ठीक है, यही रिप्लेस किया जाएगा। क्लियर है? तो राइट हैंड साइड में जो तीन इंटीग्रेशंस है वो बेसिकली ए नॉट ए एन और बी एन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसको सेम रखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया। ए नॉट बाई टू था, ए नॉट बाई टू के साथ क्या होगा, बी माइनस ए बाई टू इंटू ए नॉट, जो बताया गया। एंड सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, ए एन जो इंटीग्रेशन था उसके बदले बी माइनस ए बाई टू ए एन, एंड थर्ड पार्ट में बी एन इंटू बी माइनस ए बाई टू इंटू बी एन, जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया। जो इंटीग्रेशन है वो किससे कनेक्टेड है, ए नॉट ए एन बी एन से कनेक्टेड है। लिख सकते हैं हम ये, ठीक है, क्लियर। नाउ आप नोटिस कीजिए राइट हैंड साइड में जो तीनों टर्म्स हैं उसमें ये b माइनस ए बाई टू कॉमन है ना। राइट हैंड साइड में जो तीनों पार्ट्स हैं उसमें क्या कॉमन है, b माइनस ए बाई टू। ये तीनों ये पार्ट कॉमन है तीनों में, तो b माइनस ए बाई टू को कॉमन ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है, b माइनस ए बाई टू, इसको कॉमन ले लिया गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ए नॉट बाई टू था, यहाँ पे ए नॉट था, तो ए नॉट स्क्वायर बाई टू फर्स्ट पार्ट, प्लस समेशन ए एन इंटू ए एन स्क्वायर, बी एन इंटू बी एन स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसको सेम रखा गया है। दिस इज नोन एज द पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर रियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। इसी को हम बोलते हैं पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर रियल फूरियर सीरीज। कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्म क्या है यह भी बताएंगे। रियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए पर्सिवल्स फॉर्मूला इज दिस वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा राइट हैंड साइड में जो ये टर्म लिखे गए हैं, और इसी को बोला जाता है पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर रियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फॉर्मूला तो सही है, हमने फूरियर सीरीज से डिराइव कर दिया, फूरियर सीरीज था, क्या किया हमने, फूरियर सीरीज के दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया, इट इज ऑल राइट। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इस पर्सिवल्स फॉर्मूला का यूज क्या है, इसका सच यूज क्या है। हमने एक इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दिया, ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है। फूरियर सीरीज में जो कोएफिशिएंट्स हैं ए नॉट ए एन बी एन, उनके हेल्प से भी हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, ये जो ए नॉट ए एन बी एन है ये अगर आपको पता है तो आप इस इंटीग्रेशन का वैल्यू इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। इसका यूज कहां पे है, ये जो पर्सिवल्स फॉर्मूला है ये नॉर्मली हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के बारे में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना। तो दिस पर्सिवल्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई भी आर्बिटरी पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो कोई भी आर्बिटरी पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है। तो उसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, तो जो फंक्शन है इसका आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट इज इक्वल टू अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर है तो रूट and mean square, it is 1 upon b minus a integration a to b
fx whole square dx. This is the formula for the RMS value of any function. तो आप देख सकते हैं फंक्शन का जो RMS वैल्यू है उसमें ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सिवल्स फॉर्मूला. इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सिवल्स फॉर्मूला. पर्सिवल्स फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड में यही था ना, तो पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करके आप ये कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं. आपको ये लग सकता है ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इतना सारा पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे. मैंने बताया था ये जो फूरियर सीरीज में हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं वो किसी भी आर्बिटरी शेप का हो सकता है. ये जो पीरियोडिक फंक्शन की बात की जा रही है ये किसी भी आर्बिटरी शेप का हो सकता है, कोई भी आर्बिटरी शेप हो उसका हो सकता है. तो किसी भी आर्बिटरी शेप के फंक्शन के लिए, कोई भी आर्बिटरी शेप के लिए फंक्शन के लिए ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना मुश्किल भी हो सकता है. ठीक है, तो हम वहां पे फूरियर सीरीज का हेल्प ले सकते हैं. फूरियर सीरीज का हेल्प लेके हम ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे और इस इंटीग्रेशन से हम फंक्शन का आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पर्सिवल्स फॉर्मूला बेसिकली फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. ये हम कुछ देर बाद देखेंगे. पर्सिवल्स फॉर्मूले से कुछ टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी हम पर्सिवल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे. मतलब क्वेश्चन में एक फूरियर सीरीज गिवन होगा, उस फूरियर सीरीज का हेल्प लेके आपको एक इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू पूछा जाएगा जो उसका सम बताइए, तब भी हम पर्सिवल्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. वो हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद. ठीक है, तो रियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए पर्सिवल्स फॉर्मूला ये है और पर्सिवल्स फॉर्मूला का यूज ये है. कोई डाउट या क्वेश्चन है इसमें? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज के लिए पर्सिवल्स फॉर्मूला का फॉर्म क्या है. ओके, जैसे रियल फूरियर सीरीज के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज के लिए भी सेम फॉर्म है. अब पर्सिवल्स फॉर्मूला डिराइव करने का टेक्निक सेम है जो रियल फंक्शन के लिए बताया गया. क्या टेक्निक है? देखिए, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स रिपीट्स इटसेल्फ आउटसाइड द इंटरवल ए टू बी. सेम स्टेटमेंट. तो फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज विल बी दिस. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. इससे पर्सिवल्स फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? ये जो फूरियर सीरीज है, सपोज इक्वेशन 2, इसके दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए एंड इंटीग्रेट इन द इंटरवल ए टू बी. जो इक्वेशन 2 है, जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी तो देखिए क्या आएगा. लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी और राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा. एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन. कॉम्प्लेक्स में आसान क्यों है कैलकुलेशन? बिकॉज एक ही टर्म आता है राइट हैंड साइड में, मतलब एक ही समेशन आता है. अब आप बताइए ये जो इंटीग्रेशन है ये किससे रिलेटेड है? ये इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है? मतलब हमने जो फूरियर कोएफिशिएंट कैलकुलेट किए थे, अभी तक एक ही ने करेक्ट आंसर दिया है. इट इज कनेक्टेड विथ सी एन स्टार. सी एन से नहीं, ये सी एन स्टार से कनेक्टेड है. दिस इज इक्वल टू
बी माइनस ए इंटू सी एन स्टार। जैसा हमें पता है सी एन जो है, सी एन के फॉर्मूले में माइनस आयोटा आता है, तो सी एन का फॉर्मूला क्या है, 1/b-a इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2π/b-a। तो सी एन का फॉर्मूला यह बताया गया था, और जैसे मैंने पहले भी एक जगह मेंशन किया था, इस फॉर्मूले में प्लस आयोटा है फूरियर सीरीज में, तो सी एन में क्या आएगा, माइनस आयोटा। ये सी एन है, तो सी एन स्टार क्या होगा, देखिए सी एन स्टार इक्वल टू क्या होता है, सी माइनस एन। ये भी रिलेशन बताया गया था। सी एन स्टार का मतलब क्या है, सी माइनस एन। तो जस्ट क्या करना है, एन के बदले माइनस एन रिप्लेस करना है। तो सी माइनस एन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/b-a इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा 2π/b-a। एन के बदले माइनस एन रिप्लेस किया गया है। हमें सी एन का फॉर्मूला पता है, सी एन का फॉर्मूला ये है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी एन स्टार सपोज। तो अभी कुछ देर पहले क्या बताया गया था, सी एन स्टार इक्वल टू क्या होता है, सी माइनस एन। तो इस फॉर्मूले में एन के बदले माइनस एन रिप्लेस कीजिए। अगर आप एन के बदले माइनस एन रिप्लेस करते हैं तो माइनस माइनस ए प्लस आ जाएगा। तो सी एन स्टार इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। और अब देखिए ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, b माइनस ए इंटू सी एन स्टार। तो ये सी एन से रिलेटेड नहीं है, सी एन स्टार से रिलेटेड है, और सी माइनस एन से रिलेटेड है। सी माइनस एन और सी एन स्टार सेम ही है, तो इस इंटीग्रेशन के बदले में क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए सी एन स्टार। आई थिंक क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जस्ट यहां पे n के बदले माइनस एन रिप्लेस किया गया। अगर आप कंपेयर करें, यहां पे जो n था ना, n के बदले माइनस एन रिप्लेस कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। n के बदले माइनस एन जस्ट। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन सेम है, राइट हैंड साइड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे b माइनस ए भी आएगा, सी एन इंटू सी एन स्टार इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट b माइनस ए को बाहर लिख दिया गया, और ये जो सी एन इंटू सी एन स्टार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड सी एन स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सी एन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था z इंटू जेड स्टार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ये यूज किया गया है। सो दिस इज द पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। इस पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। ठीक है, इसका भी यूज क्या है, जैसे रियल फॉर्म के लिए बताया गया, फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब पर्सिवल्स फॉर्मूला ये कॉम्प्लेक्स वाला यूज करो या रियल फॉर्मूला यूज करो, फंक्शन का जो आरएमएस वैल्यू है वो सेम आता है। मतलब ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। आप ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज करो या जो पहले रियल फॉर्म बताया गया था वो यूज करो, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आएगा, तो फंक्शन का जो आरएमएस वैल्यू है वो भी सेम आएगा। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो दिस इज पर्सिवल्स फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज इसके रिगार्डिंग एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है?
सर ये कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने के लिए भी तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, और इंटीग्रेशन आपने कहा सर आर्बिट्रेरी पीरियड का डिफिकल्ट भी हो सकता है, फिर हम ये कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें ये एफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, वो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। तो एफ एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन से एफ एक्स का इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी होगा, और वहां पे सिर्फ एफ एक्स नहीं होता, साथ में कॉस भी होता है। यस सर। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर से एफ एक्स का इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी होगा। ये जस्ट एक एप्लीकेशन पार्ट है, जो हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसको किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरवल है वो रियल नंबर्स हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है इंटरवल क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? इंटरवल जो ए टू बी है वो एक्स का वैल्यू है, एक्स यहाँ पे रियल वेरिएबल है, तो जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो रियल नंबर्स ही होंगे। रियल फॉर्म हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, इंटरवल जो है वो रियल नंबर होता है, मतलब ए एंड बी। ए और बी जो है वो एक्स का वैल्यू है, और एक्स इज ए रियल वेरिएबल हेयर, तो दीज आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज हो या रियल फूरियर सीरीज हो, ए और बी रियल नंबर्स ही होते हैं ऑलवेज। एनी अदर क्वेश्चन? तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, ये बेसिकली डीपीपी शीट का ही क्वेश्चन है ये, जैसे नंबर तो याद नहीं अभी, डीपीपी शीट का ही क्वेश्चन है ये। रीड द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन पर के ये समझना जिसमें हमें पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करना है। बस पर्सिवल्स फॉर्मूला हमें पता है, वो कैलकुलेशन भी आसान है, बट पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करना है ये समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा तो नहीं गया है पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करना है। रीड द क्वेश्चन। राइट, शुभ बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, डीपीपी शीट 9 क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, इंटरवल गिवन है माइनस पाई टू प्लस पाई। इसका मतलब है ए का वैल्यू कितना है माइनस पाई, इस पर्सिवल्स फॉर्मूले में इसका जरूरत पड़ेगा ही, ए माइनस पाई बी प्लस पाई, तो पीरियड है 2 पाई। ना इस फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन भी गिवन है, इस फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ये है, दिस इज द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन देख के कोई बता सकता है ये ए नॉट ए एन और बी एन का वैल्यू कितना है? ए नॉट ए एन एंड बी एन, फूरियर सीरीज देख के बताइए व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट कितना है? ए नॉट इज 2 पाई स्क्वायर बाई 3, नॉट पाई स्क्वायर बाई 3। फूरियर सीरीज में ये जो टर्म होता है वो होता है ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट बाई 2 है पाई स्क्वायर बाई 3, तो ए नॉट कितना है 2 पाई स्क्वायर बाई 3। एंड ए एन के साथ जो ये टर्म है, सॉरी कॉस के साथ, कोसाइन के साथ जो ये टर्म है ये क्या होगा ए एन, तो ए एन इक्वल टू है 4 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एन। एंड इस फूरियर सीरीज में देखिए कोई साइन टर्म नहीं है, दिस फूरियर सीरीज कंटेन्स नो साइन टर्म्स, इसका मतलब bn कितना होगा 0,
बिकॉज साइन का जो कोएफिशिएंट है उसी को हम bn बोलते हैं। तो कोई साइन टर्म प्रेजेंट नहीं है तो bn कितना आएगा, 0। या आप एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आप देखिए ये जो फंक्शन है, अगर आप चेक करके देखें ये इवन फंक्शन आएगा। ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए bn कोएफिशिएंट कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, और 0 आ भी रहा है। तो क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन इवन फंक्शन है, अब चेक करके देख सकते हैं। और इवन फंक्शन के लिए bn 0 आता है और 0 आ भी रहा है। a नॉट और an नॉन जीरो है, ठीक है। अब यहां से हमने a नॉट, an और bn तो पता कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें परसिवल्स फॉर्मूला यूज करेंगे, समझेंगे कैसे। अब आप नोटिस करो, जिस सीरीज का सम पूछा गया है, जिस सीरीज का सम पूछा गया है वो है 1/1 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इस सीरीज का सम पूछा गया है, ठीक है। अब बताइए इस सीरीज को अगर आप समेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या आएगा, समेशन ओवर n ऑफ 1/n टू द पावर 4। जिस सीरीज का सम पूछा गया है उस सीरीज को समेशन के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, और इसी सीरीज का सम पूछा गया कितना आएगा, आएगा। क्लियर ना, इसी का तो सम पूछा गया है। तो आप नोटिस कीजिए जो ए एन है, ए एन किसके साथ प्रोपोर्शनल है, ए एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ए एन जो है वो 1/n² के साथ प्रोपोर्शनल है, और हमें जिस सीरीज का वैल्यू चाहिए वो है 1/n टू द पावर 4। तो an के अंदर अगर 1/n² है तो 1/n टू द पावर 4 क्या an² के अंदर नहीं होगा। हमें जो सीरीज चाहिए उसके अंदर क्या है, 1/n टू द पावर 4 ऐसे टर्म्स प्रेजेंट है। तो अगर 1/n² an के अंदर है तो 1/n टू द पावर 4 किसके अंदर प्रेजेंट होगा, an²। an का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1/n टू द पावर 4। इसका मतलब ये जो टर्म है 1/n टू द पावर 4, ऐसा टर्म हमें कहां से मिल सकता है, an² से। ये जो टर्म है ये हमें कहां से मिल सकता है, an² से मिल सकता है। और बताइए an² वाला जो टर्म है, ऐसा टर्म क्या परसिवल्स फॉर्मूले में प्रेजेंट नहीं था। ये जो an² है ऐसा टर्म किसमें प्रेजेंट था, परसिवल्स फॉर्मूले में, जो कुछ देर पहले बताया गया। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम परसिवल्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। और रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में जो फूरियर सीरीज गिवन है उसमें an किसके साथ प्रोपोर्शनल है, n प्रोपोर्शनल है 1/n² के साथ, ठीक है। जिस सीरीज का सम पूछा गया है वो 1/n टू द पावर 4 के फॉर्म में है। तो n अगर 1/n² के साथ प्रोपोर्शनल है तो n² किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, 1/n टू द पावर 4। मतलब ये जो सीरीज है वो किस पार्ट से आ सकता है, an² से आ सकता है, बिकॉज an² करेंगे तो ऐसा ही टर्म दिख रहा है 1/n टू द पावर 4। और ये जो an² टर्म है ये किस फॉर्मूले में दिखता है, परसिवल्स फॉर्मूले में दिखता है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा पाएंगे जो इस क्वेश्चन में आप परसिवल्स फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज हमें यह सीरीज लाने के लिए an² का यूज करना पड़ेगा। तो हम परसिवल्स फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। परसिवल्स फॉर्मूला यूज कीजिए और देखिए क्या आ रहा है आंसर। और यहां तक जो बताया गया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अगर परसिवल्स फॉर्मूला यूज करते हैं रियल फॉर्म, बिकॉज रियल फूरियर सीरीज था, तो क्या होता है, a टू b fx होल स्क्वायर dx
इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2। क्वेश्चन में रियल फॉर्म गिवन था, इसलिए रियल फॉर्म के लिए जो फूरियर पर्सिवल्स फॉर्मूला बताया गया वो यूज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करते। a नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ना जो क्वेश्चन है वो इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए bn 0 होता है, तो bn स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो तो 0 बन जाएगा। ठीक है, वो तो 0 बन जाएगा। तो ये पार्ट 0 बन गया। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स ए बी रिप्लेस कर देते हैं। ए क्या है? ए है माइनस पाई प्लस पाई, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स टू द पावर 4। एफ एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स टू द पावर 4। ए और बी का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, बी माइनस ए 2 पाई बाई 2, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 तो 1 बाई 2, और ए नॉट स्क्वायर का वैल्यू था, ए नॉट का वैल्यू था 2 पाई स्क्वायर बाई 3, तो ए नॉट स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस समेशन एन का होल स्क्वायर। एन जो था उसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16 बाई एन टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 2n। जो एन था उसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा। ये पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था, माइनस 1 टू द पावर n, ये कितना होगा? प्लस 1, बिकॉज 2n एक इवन इंटीजर है। नाउ जस्ट इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कीजिए और फिर लिमिट रिप्लेस कीजिए, यह आ जाएगा 2 पाई टू द पावर 5 अपॉन 5। राइट हैंड साइड पाई इंटू फर्स्ट टर्म देखिए आएगा 2 पाई टू द पावर 4 बाई 9 प्लस सेकेंड टर्म में 16 तो n पे डिपेंड नहीं करता, उसको बाहर रखते हैं, और समेशन को अगर आप एक्सपैंड करें तो ये सीरीज बनेगा 1 बाई 1 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और इसी सीरीज का सम पूछा गया था। इसी सीरीज का सम पूछा गया था, तो यहां से तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से आप चेक कीजिए, इस सीरीज का सम पता चल जाएगा। आई थिंक आंसर इज पाई टू द पावर 4 बाई 90, पाई टू द पावर 4 बाई 90। प्लीज चेक। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सिवल्स फॉर्मूला का यूज करके हम इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, पाई टू द पावर 4 बाई 90। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करूंगा।
ये नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. इस क्वेश्चन में बोला गया है एफ ऑफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड कितना है 2 पाई. रेंज क्या है -पाई टू पाई. तो यहां से आप 2 पाई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ए इज -पाई एंड बी इज +पाई. इस रेंज में फंक्शन है, इसके बाहर रिपीट कर रहा है. फंक्शन क्या है? फंक्शन है e⁻⁻t. ठीक है. एफ ऑफ टी जो है इट इज e⁻⁻t. ये फंक्शन है किस इंटरवल में? -पाई टू +पाई इस इंटरवल में. नाउ एफ ऑफ टी का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, मतलब जनरल फॉर्म गिवन है. तो देखिए ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन गिवन है ये रियल फॉर्म तो नहीं है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये जो फॉर्मेट क्वेश्चन में गिवन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है. तो अगर हमें पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करना है तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे. अब पर्सिवल्स फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? क्वेश्चन में देखिए बोला गया है वी हैव टू कैलकुलेट दिस समेशन मॉडुलस ऑफ सीएन स्क्वायर. और बताइए ये समेशन क्या पर्सिवल्स फॉर्मूले में नहीं आता? इस टाइप का जो समेशन है वो किस फॉर्मूले में आता है? ये हमें पर्सिवल्स फॉर्मूले से पता चलता है. ये हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया. तो यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में जो समेशन पूछा गया है ऐसा टर्म पर्सिवल्स फॉर्मूले में आता है. और यहां पे पर्सिवल्स फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए बताया गया था. राइट, करेक्ट ऑप्शन इज डी. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. वेरी इजी क्वेश्चन. जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें पर्सिवल्स फॉर्मूला यूज करना है. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज के लिए पर्सिवल्स फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स होल स्क्वायर dx, और यहां पे एफ टी होगा, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ टी डी स्क्वायर डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था? b माइनस ए इंटू समेशन मॉड सी एन स्क्वायर. यही समेशन का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है. तो जस्ट क्या करेंगे एफ ऑफ टी यहां पे रिप्लेस कीजिए ए और बी. तो -पाई टू +पाई यह आएगा e⁻⁻2t फंक्शन का स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए होगा 2 पाई. और इस सीरीज का सम पूछा गया है. बेसिकली ये सीरीज है ना, ये जो मॉडुलस ऑफ सी एन स्क्वायर है ये तो एक सीरीज आएगा ना समेशन जो है. तो इस सीरीज का सम पूछा गया है लाइक दिस. तो यहां से आप जस्ट इंटीग्रेशन कीजिए एंड सिंप्लीफाई इट. डी ऑप्शन आ जाएगा. इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएंगे और उन एक्सपोनेंशियल को आप साइन हाइपरबोलिक में चेंज कर पाएंगे. आंसर होगा साइन हाइपरबोलिक 2 पाई अपॉन 2 पाई. डी ऑप्शन. जस्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट रिप्लेस कीजिए, यू विल गेट द आंसर. 2 लाइन का कैलकुलेशन है.
कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज आस्क। So this is all about Fourier series expansion, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। ये क्वेश्चन है जो जस्ट 2017 में पूछा गया था, ठीक है, फूरियर सीरीज से, जस्ट 2017। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में फंक्शन क्या है? cos हाइपरबोलिक x which exist in the range -π to π, उसके बाद रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास है cos हाइपरबोलिक x, और इंटरवल है -π to +π, क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब -π +π इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग फूरियर सीरीज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशन एट x इक्वल टू 0। फूरियर सीरीज का यूज करके कौन सा करेक्ट रिलेशन है ये बताना है x इक्वल टू 0 पे। तो पहले फूरियर सीरीज कैलकुलेट करते हैं। तो फूरियर सीरीज मतलब a नॉट an bn एनीवन, ये इवन ऑड फंक्शन में से कुछ है क्या, या तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे? इवन ऑड में से कुछ है या तीनों कोएफिशिएंट ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे? इट इज इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है। आसान तरीका है चेक करने का, ये इंटरवल जो है वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, फर्स्ट थिंग। एंड इस इंटरवल में ये जो cos हाइपरबोलिक x है ये इटसेल्फ क्या होता है? इवन फंक्शन। cos हाइपरबोलिक x इटसेल्फ इवन फंक्शन है और इंटरवल सिमेट्रिक है, तो डायरेक्ट हम इसको इवन फंक्शन बोल सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये इटसेल्फ cos हाइपरबोलिक इवन फंक्शन होता है, sin हाइपरबोलिक इवन फंक्शन होता है। यहां पे भी इवन फंक्शन क्यों बोल सकते हैं? sin हाइपरबोलिक ऑड फंक्शन होता है। तो cos हाइपरबोलिक इटसेल्फ इवन फंक्शन है और इंटरवल 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम डायरेक्टली इसको इवन फंक्शन बोल सकते हैं। या इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ, पूरा हाइपरबोलिक फंक्शन तो नहीं आएगा, उसका एक पार्ट आएगा, बिकॉज -π to +π में ही है। सपोज दिस इज -π एंड दिस इज +π, 0। तो cos हाइपरबोलिक का जो ग्राफ है इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos हाइपरबोलिक x इन द इंटरवल -π to π। इसके बाहर यही नेचर रिपीट होगा, पीरियोडिक फंक्शन है तो इसके बाहर यही नेचर रिपीट होगा, लाइक दिस, इधर भी और इधर भी। तो -π to π में cos हाइपरबोलिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसी को रिपीट करेंगे। और ग्राफ से भी आप देख सकते हैं दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 होगा? bn विल बी 0 बिकॉज फंक्शन इज इवन। तो bn कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन फंक्शन है तो bn को डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं। एंड a0 an कैलकुलेट करना है। इवन फंक्शन के लिए a0 का फॉर्मूला क्या था? a0 का फॉर्मूला था 2/l इंटीग्रेशन 0 to l
cos हाइपरबोलिक सॉरी एफ एक्स dx। इवन फंक्शन के लिए ए नॉट का फॉर्मूला ये बताया गया था, और यहां पे एल का वैल्यू क्या है, ये जो -पाई टू +पाई है यही क्या है, -L टू +L, यही क्या है, -L टू +L। तो L का वैल्यू कितना है, पाई, तो ये होगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos हाइपरबोलिक x। cos हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन होगा sin हाइपरबोलिक x। चेक कीजिए क्या आ रहा है, ए नॉट। सिंपल इंटीग्रेशन cos हाइपरबोलिक का क्या होगा, sin हाइपरबोलिक। प्लीज चेक इट, ए नॉट आएगा 2/पाई sin हाइपरबोलिक पाई। अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस कीजिए, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है तो ये आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट। ऐसे ही ए एन कैलकुलेट कीजिए, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एन का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, दो अलग अलग इंटीग्रेशन आएंगे। तो इवन फंक्शन के लिए एन का फॉर्मूला क्या बताया गया था, 2/L इंटीग्रेशन 0 टू L एफ एक्स cos n पाई x/L। तो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में एन कोएफिशिएंट ये आता है, तो एल और फंक्शन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एल कितना है, पाई, जस्ट 1 सेकंड। सो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फंक्शन क्या है, cos हाइपरबोलिक x। नाउ ये एल और पाई कैंसिल कर जाएगा तो ये आ जाएगा cos nx, ठीक है। नाउ ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, cos हाइपरबोलिक x को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, 2 cos हाइपरबोलिक x। सो 2 cos हाइपरबोलिक x के लिए आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/पाई, 2 को हम cos के साथ ले रहे हैं, सो 2 cos हाइपरबोलिक x के बदले हम एक्सपोनेंशियल चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म, तो आएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x cos nx dx। तो दो इंटीग्रेशंस आएंगे बेसिकली, वन अपॉन पाई, ये बाहर रखते हैं, सॉरी 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू द पावर x cos nx, ये पहला इंटीग्रेशन, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू द पावर -x cos nx। ऐसा एक क्वेश्चन प्रॉब्लम शीट में भी है, यहां पे जैसे दो इंटीग्रेशन आए हैं उसमें एक ही इंटीग्रेशन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी है, प्रॉब्लम शीट में भी है, ठीक है। किसी ने बोला है यहां पे क्या हम cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये दोनों कोसाइन फंक्शंस नहीं है, एक कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन हाइपरबोलिक है, ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको cos हाइपरबोलिक को पहले cos में चेंज करना पड़ेगा। तो cos हाइपरबोलिक को पहले आप क्या करेंगे, cos आयोटा x लिखेंगे, फिर आप cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज करना पॉसिबल नहीं होगा, पहले cos हाइपरबोलिक को cos आयोटा x में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है जो cos nx को क्या एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं,
जैसे हमने cos हाइपरबोलिक x को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया है, आप cos nx को भी एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। उसमें 4 इंटीग्रेशन चले आएंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आप cos nx को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, सपोज यहां पे भी आपने एक्सपोनेंशियल लिख दिया, ठीक है, तब भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको भी अगर आप एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो वहां पे भी 4 इंटीग्रेशन आएंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है। नाउ यहां पे जो इंटीग्रेशंस आए हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो आप यूज कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है ये, वो है इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू cos bx। यहां पे जो इंटीग्रेशंस आए हैं वो इस फॉर्मेट के आए हैं, और इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन जो होता है इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। जैसे इस क्वेश्चन में कोसाइन है, कि किसी और दूसरे क्वेश्चन में यहां पे कोसाइन के बदले साइन भी आ सकता है, e टू दी पावर ax sin bx। अगर हमें bn कैलकुलेट करना होता, bn तो इसमें 0 आ गया, bn अगर कैलकुलेट करना होता तो साइन आता, bn के फॉर्मूले में साइन आता है। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू है, मतलब इसका एक्सप्रेशन आएगा, इंडिफिनिट इंटीग्रल है ये, दिस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन यूजफुल है, इससे आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन आया है दिस एंड दिस, ये दोनों इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट के हैं। दोनों इंटीग्रेशन ए और बी के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहां पे ना थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बिकॉज ए बी हमने वहां पे इंटरवल में चूज किया था ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा बीटा, ए और बी हमने इंटरवल के लिए यूज किया था, तो अल्फा बीटा कर लीजिए इसको, अदरवाइज नोटेशन में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आप ए बी भी लिख सकते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए बी हमने पहले भी यहां पे यूज किया है। ए बी क्या था, इंटरवल, ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो चेंज कर देते हैं इसको। अल्फा कॉस बीटा एक्स प्लस बीटा साइन बीटा एक्स, और अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा साइन बीटा एक्स, सॉरी, इंटू कॉस बीटा एक्स। यहां पे अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है नोटिस कीजिए, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज n, और यहां पे अल्फा कितना है, -1, एंड बीटा कितना है, ठीक है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। अल्फा 1 और -1 है, बीटा n है, बीटा का वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये जो ये दो इंटीग्रेशंस है इनका वैल्यू देखिए क्या आएगा, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई फर्स्ट पार्ट में देखिए आएगा e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा 1 है, डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू अल्फा
तो अल्फा 1 है 1 cos बीटा एक्स माइन प्लस बीटा, तो बीटा एन है एन इंटू साइन बीटा एक्स। जस्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर रहे हैं, अल्फा के बदले 1 और बीटा के बदले एन। तो फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू ये आ जाएगा और लिमिट क्या है 0 टू पाई। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, इसमें अल्फा -1 है, थोड़ा चेंज होगा। यहां पे भी लिमिट क्या है 0 टू पाई। जस्ट हमने क्या किया, ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये फॉर्मूला यूज किया, अल्फा और बीटा के बदले वैल्यू रिप्लेस किया है। ठीक है, इन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये और ये लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट में अल्फा 1 है बीटा एन है, सेकेंड पार्ट में अल्फा -1 है बीटा एन है, ये आ जाएगा। एंड प्लीज पुट द लिमिट्स, लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए, दो टर्म कैंसिल करेंगे। एन इक्वल टू देखिए क्या आ रहा है, ये जो इंटीग्रल बताया गया है ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई है, तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, जैसा लिमिट है वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है जो फॉर्मूलेस बताए गए हैं। अब प्लीज कैलकुलेट। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो एन का वैल्यू है मैं जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखूंगा। जब लिमिट रिप्लेस करना है, कुछ दो टर्म कैंसिल करेंगे प्लस माइनस साइन होने की वजह से, और दो टर्म सर्वाइव करेंगे। प्लीज चेक, an will be equal to 2 sin हाइपरबोलिक पाई। लिमिट पुट करने के बाद जो एक्सपोनेंशियल आएगा उसको हाइपरबोलिक में चेंज कर पाएंगे, डिवाइडेड बाय पाई इंटू -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर, ये आएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ an। बस अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो cos n पाई आएगा एक जगह पे। cos n पाई कितना होता है, cos n पाई इज -1 टू द पावर n, और कहीं पे sin n पाई आएगा, sin n पाई 0 होता है। आ रहा आंसर ये, ठीक है। तो ए नॉट ए एन कैलकुलेट कर लिया, बी एन तो 0 है। तो गिवन फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2। इवन फंक्शन के लिए बताया गया था
प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an इंटू कॉस n पाई x बाई एल। इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का फॉर्म ये होता है। तो जो भी आप लोगों ने ए नॉट ए एन कैलकुलेट किया है वो रिप्लेस कीजिए। फंक्शन क्या है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ए नॉट हमने कैलकुलेट किया था, तो ए नॉट यहां पे रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई। 2 कैंसिल करेगा और एन का एक्सप्रेशन रिप्लेस कीजिए। तो ये पार्ट तो एन पे डिपेंड नहीं करता, उसको बाहर लिख दिया। समेशन एल के बदले क्या होगा? सॉरी, ये इन पाई एक्स बाई एल, राइट। एल कितना है? पाई, तो एल और पाई कैंसिल करेगा तो कॉस एन एक्स। तो ए नॉट और ए एन का जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो रिप्लेस कर दिया। दिस इज द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द गिवन कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। इंटरवल क्या था? माइनस पाई टू प्लस पाई। ये फूरियर सीरीज आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था यूजिंग द फूरियर सीरीज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशन एट x इक्वल टू 0। इस फूरियर सीरीज का यूज करके, इस फूरियर सीरीज का यूज करके आपको करेक्ट रिलेशन बताना है x इक्वल टू 0 पे। देखिए बोला गया यूजिंग द फूरियर सीरीज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशन एट x इक्वल टू 0। मतलब हमें x के बदले 0 रिप्लेस करना है। तो आप बताइए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस? ग्राफ से ही बता सकते हैं। x इक्वल टू 0 पे क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। इस ग्राफ में कोई ब्रेक तो है नहीं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। सो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 और 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 कितना आता है? 1। कॉस हाइपरबोलिक 0 1। राइट हैंड साइड में आप नोटिस करो, राइट हैंड साइड में ये जो साइन हाइपरबोलिक टर्म है ये कॉमन चला जाएगा। तो 1 प्लस सेकेंड पार्ट में क्या होगा? 2 इंटू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। और x के बदले जब 0 रिप्लेस करेंगे तो ये cos 0 कितना हो जाता है? 1। हमने जस्ट क्या किया, राइट हैंड साइड से ये हाइपरबोलिक टर्म है, इस हाइपरबोलिक टर्म को कॉमन ले लिया दोनों पार्ट से, और cos 0 कितना हो जाएगा? 1। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो हाइपरबोलिक टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो ये +1 था, ये +1, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस। दिस इज द रिलेशन एट x इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। राइट हैंड साइड में जो 2 है वो आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर सकते हैं, वो फॉर्मेट है। दिस इज द करेक्ट रिलेशन एट x इक्वल टू 0। और ये रिलेशन जो है ना, ये बेसिकली एक इनफाइनाइट सीरीज का सम ही है। ये जो समेशन आया है इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो एक इनफाइनाइट सीरीज ही तो आएगा। ये जो क्वेश्चन में रिलेशन बोला गया है, ये रिलेशन बेसिकली एक इनफाइनाइट सीरीज का सम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, उस इनफाइनाइट सीरीज का सम ही पूछा गया है। लैंग्वेज बदल दिया गया, रिलेशन बताइए। बट रिलेशन बेसिकली
इनफाइनाइट सीरीज का सम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? किसी ने क्वेश्चन किया है, इसको क्या हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फाइनल आंसर सेम आएगा। इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर सेम आएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप रियल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? दोनों से फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करो। साइन हाइपरबोलिक पाई का वैल्यू जीरो थोड़ी ना होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन हाइपरबोलिक पाई जीरो नहीं होता। साइन हाइपरबोलिक पाई कब से जीरो होने लगा? साइन पाई जीरो होता है। साइन हाइपरबोलिक का ग्राफ कैसा होता है? साइन और साइन हाइपरबोलिक का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता। ये साइन पाई जीरो है तो साइन हाइपरबोलिक पाई भी जीरो हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का ग्राफ ऐसा दिखता है, दिस दिस ऐसा होता है। तो ये सिर्फ कहां पे जीरो बनेगा? जीरो पे, पाई पे जीरो नहीं बनेगा, ये सिर्फ x इक्वल टू जीरो पे जीरो बनता है। तो साइन हाइपरबोलिक पाई का वैल्यू नॉन जीरो आएगा, ठीक है? ये जो क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, डीपीपी शीट 9 का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, डीपीपी शीट 9 क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा ज्यादा आसान है, बिकॉज यहां पे जैसे दो इंटीग्रेशन करने पड़े थे, उसमें एक ही इंटीग्रेशन आएगा। डीपीपी शीट 9 क्वेश्चन नंबर 22, सेम मेथड। वो उस क्वेश्चन में भी एक इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछा गया है, मतलब करेक्ट रिलेशन पूछा गया है, सेम मेथड। ओके, क्लियर एवरीवन? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट है उसमें एज आई रिमेंबर टीएफआर का एक क्वेश्चन था जिसमें डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो वो क्वेश्चन अभी रहने दीजिएगा। डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बताया जाएगा वो, ठीक है? मैं नंबर बता देता हूं, टीएफआर का क्वेश्चन था, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर बुकलेट है फूरियर सीरीज का, टीएफआर का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन पहले डिराक डेल्टा का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ कुछ डिराक डेल्टा के, तो डिराक डेल्टा वाला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? तो अभी ये रहने दीजिए क्वेश्चन जो डिराक डेल्टा वाले क्वेश्चन है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। नाउ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट है उसका टीएफआर 2017 का जो क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों में पेज नंबर थोड़ा डिफरेंट हो, इसमें जस्ट मैं एक हिंट दे देता हूं, आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में इतना कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। टीएफआर 2017 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर कोई बता सकता है तो बता दीजिए, बिकॉज मेरे में 70 है, मे भी आप लोगों में 71 या 72 होगा, ठीक है? ओके, ठीक है, जो भी है 73 बोल रहे हैं, 73 पेज नंबर। इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है, सो देखो कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, ठीक है? जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसे कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, बट दिक्कत यह इनमें सारे ऑप्शंस गलत है। इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है? क्वेश्चन सही है बट ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस गलत क्यों है? देखिए, क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन का ग्राफ गिवन है बेसिकली,
तो ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, फिर देखेंगे ये गलत क्यों है ऑप्शंस। क्या है, x और t। तो डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नोटेशन हो सकता है। जो ग्राफ है वो इस तरीके का है, एक स्ट्रेट लाइन है। और नोटिस कीजिए ये स्ट्रेट लाइन जो इंटरवल है, दिस इज -t/2 and this point is +t/2, और इसके बाहर ये रिपीट कर रहा है, इसके बाहर जो है फंक्शन रिपीट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, ऐसा है, इसके बाहर रिपीट कर रहा है। तो यहां पे आप देखिए फंक्शन किस इंटरवल के बाहर खुद को रिपीट कर रहा है, -t/2 टू +t/2, इस इंटरवल के बाहर। तो पहले तो आपको यह आइडिया लगाना है किस इंटरवल के बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये जो इंटरवल है इसके बाहर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज a एंड दिस इज b। तो b माइनस से कितना आएगा, कैपिटल T, ठीक है। ये नाउ ये फंक्शन देखिए किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाउंड्री पे डिसकंटिन्यूअस है ना, बाउंड्री मतलब t/2 पे। तो फंक्शन जो है t/2 और -t/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें बाद में आ रहे हैं हम। पहले बताइए ये फंक्शन इवन है या ऑड है, दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, राइट, इट इज एन ऑड फंक्शन, बिल्कुल सही। अगर ऑड फंक्शन है तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 होगा, a0 0 होगा एंड an 0 होगा, bn नॉन जीरो आएगा। और a0 और an 0 होने का मतलब है फूरियर सीरीज में कोई भी कोसाइन टर्म नहीं होना चाहिए। अगर an 0 है तो an 0 है तो सीरीज में कोई भी कोसाइन टर्म नहीं होना चाहिए, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी कोसाइन टर्म नहीं होना चाहिए। चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता, इन दोनों में कोसाइन टर्म प्रेजेंट है। सिंस ये ऑड फंक्शन है तो कोसाइन टर्म तो हो ही नहीं सकता, तो ए और डी इनकरेक्ट है, बी और सी में से कुछ करेक्ट होगा। अब बी और सी ऑप्शन भी गलत क्यों मैं बोल रहा हूं, अब बताइए इस फंक्शन का पीरियड कितना है, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना है, टी। पीरियड होता है बी माइनस से कैलकुलेट कीजिए, टी चला आएगा। तो पीरियड अगर टी है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/t। पीरियड अगर कैपिटल टी है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/t। ना बताया गया था ओरिजिनल फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ सेम होगा, और फूरियर सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो इसी का मल्टीपल होगा। फूरियर सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो इसी का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है फूरियर सीरीज में क्या क्या फ्रीक्वेंसी आना चाहिए इन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, इसका इंटीजर मल्टीपल, वन बाई टी, 2/t, 3/t, इसका इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए। एवरीवन, ठीक है। एंड जो ये 1/t है ये किसका फ्रीक्वेंसी होगा, दिस विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
ये हमने पढ़ा था पहले। जो 1/t है ओरिजिनल फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। नाउ आप देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है उसमें जो पहला टर्म गिवन है, पहला टर्म क्या है बी और सी दोनों में, पहला जो टर्म है उसमें क्या साइन फंक्शन है, साइन पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। दोनों ऑप्शन में पहले टर्म में ये गिवन है, तो यही क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म। इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया गया था, 2 पाई अपॉन एम, 2 पाई अपॉन पाई बाई टी। तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा 2t, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, जो बी और सी ऑप्शन में पहला टर्म गिवन है उसका पीरियड आएगा 2t और टाइम पीरियड होगा 1/2t। अब बताइए अकॉर्डिंग टू फूरियर सीरीज थ्योरी ये फ्रीक्वेंसी क्या सीरीज में आना चाहिए था, सीरीज में तो ये आना चाहिए ना 1/t 2/t 3/t, ये फ्रीक्वेंसी तो आना ही नहीं चाहिए सीरीज में, ये मैच ही नहीं कर रहा है इसके साथ, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं कर रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आना चाहिए था 1/t और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 1/2t, बट ऐसा फ्रीक्वेंसी तो आना नहीं चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए ना। ये जो 1/2t है ये इंटीजर मल्टीपल तो नहीं है इस फ्रीक्वेंसी का, ये मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब आंसर्स गलत है। तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन गलत है, मतलब ए डी तो हो ही नहीं सकता और बी और सी में गलत है, ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो करेक्ट कब होते, करेक्ट तब होता, बट वो हम अपने हिसाब से चेंज तो नहीं कर सकते। ये जो -t/2 टू +t/2 है ना, अगर ये -t और +t होता तो बी या सी में से एक ऑप्शन मैच करता। ये जो -t/2 से +t/2 है, अगर t/2 के बदले t होता -t टू +t, तब आप देखेंगे बी या सी में से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन हम आंसर मैच करवाने के लिए क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते ना एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो इनमें सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। अब कैलकुलेट करेंगे कैसे, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। अब बताइए क्वेश्चन में ये 1 गिवन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है t/2 1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -t/2 -1। ये -1 के बारे में क्वेश्चन में गिवन है, ये -1 वैल्यू है। तो आपको जस्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये आएगा x इज इक्वल टू 2/T इंटू टी। ये फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म यूज करके आप फूरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फूरियर सीरीज मतलब इसमें आप bn कैलकुलेट कर सकते हैं, a0 और an तो 0 है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आंसर मैच करता अगर ये -t/2 और +t/2 ना होके -t और +t होता, तब ऑप्शन मैच करता। तो सारे ऑप्शंस जो है वो गलत है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में आंसर भी आएगा। ठीक है, तो फूरियर सीरीज जो है वो खत्म हो चुका है। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, जस्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1
इक्वल टू t माइनस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इससे कैलकुलेट कीजिए। 2 पॉइंट सबको पता है, x यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आ जाएगा। लेक्चर खत्म हो चुका है। किसी को कोई डाउट है प्रीवियस ईयर या डीपीपी शीट में तो पूछ सकता है। सर ये थ्योरी बुकलेट के क्वेश्चन में डाउट था। क्वेश्चन नंबर 13 जो थ्योरी बुकलेट मिली है ना हमें, ग्रुप में भेज सकते हैं? यस सर, यस सर। इसने क्वेश्चन पूछा है ये डीपीपी 9 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में जो फंक्शन है वह है मॉड साइन एक्स, इंटरवल है -π टू +π। इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये एक इवन फंक्शन आएगा। और मॉड साइन एक्स का मैथमेटिकल फॉर्म होता है मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स when x is from 0 to π and mod sin x is equal to minus sin x is from -π to 0। ये फॉर्म कैसे आता है ये मैंने आई थिंक प्रीवियस किसी लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए bn तो 0 ही आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा नॉन जीरो है, bn तो नॉन जीरो ही होगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, an कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इनमें से कुछ करेक्ट होगा। तो इवन फंक्शन के लिए an का फॉर्मूला क्या था, 2/l, यहां पे l पाई होगा, फ्रॉम 0 टू l fx। 0 टू पाई में फंक्शन क्या है, 0 टू पाई में फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस nx आ जाएगा। इवन फंक्शन के जो फॉर्मूला बताएगा तो यूज कीजिए ना। यहां पे 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी एक ही बात है। 2 कॉस ए साइन बी अगर आप यूज करें या 2 साइन ए को आएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन n प्लस 1 एक्स माइनस साइन ए माइनस बी। अगर आप 2 साइन ए कॉस बी भी यूज करते हैं फाइनली आंसर यही आएगा, मतलब ये जो फंक्शन है यही बनेगा। ठीक है ना। इसका सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। इसमें बात यह है जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे टर्म्स आएंगे। मैं एक का कैलकुलेशन बता देता हूं, कॉस n प्लस 1 पाई। कॉस n प्लस 1 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर n प्लस 1। इसका वैल्यू +1 कब आएगा और -1 कब आएगा, ये दो वैल्यूज हो सकते हैं इसके, +1 या -1। इसका वैल्यू +1 आएगा when n is odd और इसका वैल्यू -1 आएगा when n is even। ये चेंज कैसे हो गया, बस पावर में n प्लस 1 है। अब देखिए n जब ऑड है तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन। n जब ऑड इंटीजर, जैसे n आपने 3 लिया, n अगर 3 है तो n प्लस 1 क्या होगा, 4, -1 टू द पावर 4 प्लस 1। n जब इवन है, सब आपने n का वैल्यू लिया 4, तो n जब इवन है तो n प्लस 1 क्या होगा, ऑड।
-1 टू द पावर ऑड -1। तो इसी तरीके से आप जो और एक टर्म आएगा cos n-1 पाई, उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और देख लीजिए किसके लिए जीरो आ रहा है, किसके लिए नॉन जीरो आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसके लिए नॉन जीरो आएगा। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन तो सिंपल है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर टीपीपी शीट का क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर ये गलत है। सी ऑप्शन आएगा उसका। ओके सर। सी, थैंक जस्ट 1 सेकंड, ग्रुप में भेजा है किसी ने? ओके। पाई बाई क्वेश्चन जो इसने भी ग्रुप में भेजा है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इस सीरीज का जो सम है 1 - 1/3 π/4 ही आएगा। ये tan इनवर्स का सीरीज है, π/4 आएगा, ऑप्शन ए जो अभी ग्रुप में गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टडी मटेरियल का है आई थिंक ये। तो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा, π/4। क्या गिवन है मटेरियल में आंसर इसका? सर π/2 गिवन है। नहीं, π/4, ये तो tan इनवर्स है। tan इनवर्स 1 π/4 आएगा, यस ये आंसर है। सर क्वेश्चन सर सर क्वेश्चन 11 DP पे 9 का हमारा जीरो आ रहा है सर, इसका और वो डी दिया हुआ है। जीरो करेक्ट है। ठीक है सर। सर प्रीवियस ईयर बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 टीएफआर 2016 का। जस्ट 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, अभी डिस्कस नहीं किया है। ओके ओके। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है। और सर क्वेश्चन नंबर 1 जेस्ट का, जेस्ट 2016। क्वेश्चन नंबर क्या बताया? 1। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, नेक्स्ट ओके। में समझ में आ जाएगा। सर हाँ। अभी हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? हाँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है सर। सर एक डीपीपी शीट 9 का क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट डी देखना, जिसमें एफ टी बराबर साइन क्यूब टी है। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ सर, इसका पार्ट डी। पार्ट डी, फोर्थ पार्ट। हाँ हाँ क्या? सर। सर इसमें साइन क्यूब टी का इंटरवल 2 पाई होता है ना? इसका मतलब है साइन क्यूब टी जो है, इसका जो भी नेचर 0 टू पाई में होगा उसके बाहर वो रिपीट करेगा। आपको टाइम पीरियड थोड़ी ना पूछा गया है। जो साइन क्यूब टी का टाइम पीरियड 2 पाई बोला गया आता है वो पूरे फंक्शन का होता है। इसका ओके। साइन क्यूब टी का 0 टू पाई में जो नेचर होगा उसके बाहर वही नेचर रिपीट करेगा। तो इसमें टाइम पीरियड पाई लेके फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं, इसका क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला गया। क्वेश्चन में तो केवल ये पूछा गया कि एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं। वो तो पहले पता लग जाता है कि ए और बी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ए नॉट एन बी एन कैलकुलेट करना है तो 0 टू पाई ही लेना पड़ेगा। ओके। मतलब जब टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है तो फिर मतलब जब रेंज स्पेसिफाई कर दिया है तो उसी के अनुसार काम करना है। बिल्कुल। हेलो सर। ये सर जो आपने अभी टाइफर का 2017 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था,
हाँ। आपने वहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म जो फंक्शन की लिखी है सर, मेरा t/2 इंटू टी आ रहा है। t/2 आ ही नहीं सकता, आप खुद ही चेक करके देखो। यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया इसमें t/2 किसका वैल्यू है? t/2 और t/2 है, x t के बदले 1। कर रहा है, आप जो ऑप्शन बोल रहे हो उसमें मैच ही नहीं करेगा ये पॉइंट। जो आप बोल रहे हो उसमें अगर आप स्मॉल टी के बदले कैपिटल ये स्मॉल टी का वैल्यू है और ये एक्स का वैल्यू है। ओके ओके सर, मैंने फिर वो कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए थे। ओके। ओके। सर एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे सेंड किया था 8:34 पे। किस पे? वो रिपीट करें क्या? सर एक क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल का है, तो मैंने ग्रुप पे सेंड किया था 8:34 पे, वो देखेंगे एक बार। हम्म। इसमें सर ये फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। Which is not a periodic function of theta. ये यस आप सर, यही वाला। नॉट ए साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन बता रहा हम्म, हूं। ये साइनोसॉइडल वर्ड मिसिंग है क्वेश्चन में। जनरली क्या होता है, जस्ट 1 सेकंड। सपोज हमारे पास एक साइन फंक्शन और दूसरे कोसाइन फंक्शन का कॉम्बिनेशन है कुछ, साइन ए प्लस कॉस बी, कोएफिशिएंट भी कुछ है लाइक दिस। ठीक है, मैंने साइन और कोसाइन फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिया है दो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। सपोज साइन जो है इसका टाइम पीरियड है 1 और कॉस बी जो है इसका टाइम पीरियड है t2। ठीक है, अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, इफ t1 इज इक्वल टू t2, इन दैट केस ये जो फंक्शन लिखा गया है इट विल बी ए साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो इट इज साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। साइनोसॉइडल साइन कोसाइन जैसा नेचर आएगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होता, इफ t1 इज नॉट इक्वल टू t2, in that case फंक्शन इज पीरियोडिक तो होगा बट साइनोसॉइडल नहीं होगा, इज नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। ओके सर, लेकिन इसमें ऑप्शन डी में तो ये 0 बन रहा है ना कौन सा ऑप्शन में? सर? ये इसका ऑप्शन डी चेक करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस फाई। कॉस थीटा प्लस फाई तो माइनस साइन थीटा बनेगा। देख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, हाँ हाँ हाँ, माइनस कॉस थीटा, सॉरी। थीटा दोनों का टाइम पीरियड सेम आ जाएगा ना। सही, ऑप्शन सी है। ठीक है, ओके सर। हेलो सर। हाँ बताइए। सर गेट 2020 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 72। मेरे वाले में बुकलेट में ना गेट 20 का क्वेश्चन है नहीं, आपके पास है तो वो ग्रुप में सेंड करेंगे। यस सर। यस सर, सेंड कर दिया। सर इसमें a2 की वैल्यू पूछी है, तो फंक्शन हमारा साइन के फॉर्म में है, तो ऑड फंक्शन है, तो सर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए ना, पर इसका आंसर -1 आ रहा है।
है, ये साइन का कोएफिशिएंट है ना, बी है, B2 है। में जो लिखा गया है ए के जो है वो किसके साथ है, साइन के साथ है या कोसाइन के साथ है? साइन के साथ है। हमने जिसको BN बोला है उसी को क्वेश्चन में AK बोला गया है। ओके। A2 का मतलब बेसिकली में B2, नोटेशन में कुछ भी लिख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड तो कुछ है नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली B2 ही कैलकुलेट करना है। ओके सर। B2 तो हो जाएगा ना कैलकुलेशन? सर सर जो DPP 9 है इसमें 21 क्वेश्चन में जो सी पार्ट है हाँ, उसका ग्राफ क्या बनेगा सर? जो e रेज़ टू पावर t है तो और इंटरवल -π to π है तो ये क्या एंटी सिमेट्रिक है, e रेज़ टू पावर t है सर। नहीं ये इंटरवल क्या है? -π to +π। प्लस पाई, ओके। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन है बेसिकली e⁻t। किस इंटरवल में बोला? -π to +π। ऐसा होगा, इसके बाहर रिपीट होगा ऐसा। सर ये नाइदर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कोई भी नहीं है मींस ये। नाइदर इवन नॉट। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर इसी क्वेश्चन का पार्ट बी के अंदर जब हम t को 0 पुट करेंगे तो आयटा की फॉर्म में फंक्शन हमारा आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो सर फिर क्या ये बताएगा कि इसका फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा? यहाँ पे फोर्थ कैलकुलेट करना है ना, फोर्थ रूट। हाँ जी सर। तो फोर्थ रूट मतलब सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? मल्टी वैल्यू। तो पॉसिबल नहीं होगा, ओके ओके। सिंगल वैल्यूड है ना। हाँ जी सर। एक सर क्वेश्चन नंबर मैंने ग्रुप पे फोटो सेंड करी थी, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है सितंबर 8 को 6:44 पर, शाम को 6:44 पर। हाँ बताइए। सर इस क्वेश्चन में 0 से पाई है, मतलब रेंज जो दे रखी है, तो इसमें जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो 2π NT/B - A होता है, तो वो 2NT होना चाहिए ना। क्वेश्चन में फूरियर साइन सीरीज है ना। हाँ हाँ। फूरियर साइन सीरीज इवन फंक्शन के लिए आता, फंक्शन के लिए आता है, ऑड फंक्शन के लिए। ऑड के लिए, ऑड होने के लिए जो इंटरवल है वो क्या 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए? इंटरवल 0 to π है, इसमें क्या काम चलेगा? नहीं। -π to π, जितना 0 to π में है उतना ही नेगेटिव वाले में लेना पड़ेगा, -π to π। मतलब ये हाफ सीरीज ही दे रखी है, मतलब ये हाफ गिवन है, हाफ में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो हम ऑड फंक्शन बना सकते हैं ना। ओके। इसीलिए दिया गया है टाइम पीरियड, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। ठीक है, बस ऑड या इवन होने के लिए इंटरवल को 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आधा इंटरवल गिवन है 0 के राइट हैंड साइड में, तो आधा लेफ्ट में भी तो एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है सर, आ गया समझ। सर जैसे स्क्वायर वेव है हमारी -π to π इंटरवल में -π to 0, तो अगर 0 गिवन है और 0 to π 1 गिवन है तो वो भी ऑड फंक्शन नहीं होगा ना? इधर इवन नॉर ऑड।
ओके सर। पॉजिटिव में अगर 1 है तो नेगेटिव में -1 होना चाहिए, तभी ऑड होगा। यस सर। और कोई क्वेश्चन? सो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।